2004 से 2009 के बीच में यूपीए 1 सरकार थी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी तरह से उन दिनों ग्रो की थी। लेकिन यूपीए 2 जब आया 2009 से 2014 तो शुरू के सालों में हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ दर में थोड़ी कमी आई और इसका पूरा फ़ायदा उठाया उस समय विपक्ष ने, बीजेपी और आरएसएस ने। इन लोगों ने मिलके सरकार के खिलाफ एक साजिश रची। उन्होंने ये दिखाया कि ये यूपीए की सरकार बेहद ही ज़्यादा भ्रष्ट है, करप्ट है और इसे हटा देना चाहिए। और फिर खड़े किए गए 4 लोग। इनमें से एक थे अन्ना हज़ारे, गांधी की तरह दिखने वाले, छोटे कद के, सॉफ्ट स्पोकन और बात-बात में ये अनशन पर बैठ जाते थे। दूसरे थे अरविंद केजरीवाल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के पीछे इनका हाथ था, वहाँ भी आरएसएस ने इनको सपोर्ट किया। तीसरे थे हमारे बाबा रामदेव उन दिनों जो योगा गुरु थे, इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी। और चौथे नंबर पर थे एक बहुत ही ऊंचे पद पर बैठे हुए हमारे सीएजी विनोद राय, जो सरकार में होते हुए सरकार के खिलाफ हो गए। इन लोगों ने साजिश रची और ये दिखा दिया कि यूपीए सरकार बेहद ही ज्यादा भ्रष्ट है। 2014 आने तक आए दिन एक स्कैम की घोषणा हो जाती थी। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, सत्यम स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोल स्कैम, चॉपर स्कैम, टेट्रा ट्रक स्कैम और आदर्श स्कैम और ना जाने कितने और छोटे-मोटे स्कैम्स हर समय प्रेस में आ जाते थे और चीख-पुकार मची रहती थी। बीजेपी वाले सड़कों पर उतरते थे, अन्ना हज़ारे अपने अनशन पर बैठ जाते थे, ये सारी नौटंकी चलती रही। यूपीए और मनमोहन सिंह के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके पीछे आरएसएस का हाथ था और बीजेपी का साथ था। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इतने सारे स्कैम्स हुए, इनका आज 10-12 साल समय बीत चुका है, इनका नतीजा क्या हुआ? क्या कोई जेल गया या सारे के सारे बरी हो गए? अगर आप इन स्कैम्स को फ़ॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में ये डिस्कस नहीं होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कोर्ट का डिसीजन आया है कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम के बारे में और लगभग 1 डेढ़ महीने पहले कुछ डिसीजन आया है ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम जो बोला गया था उसके बारे में। आज के एपिसोड में मैं इन्हीं 2 स्कैम्स के बारे में बात करूँगा। नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक चेतावनी है या इसे सुझाव समझ लीजिए कि अगर आपको ये पता करना है कि देश में वाक़ई क्या हो रहा है, तो आप एक आध न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, जो भी आप समझते हैं कि अच्छा न्यूज़पेपर है। जैसे कि दी हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स है, आप कोई भी अखबार मँगाइए, वो पढ़िए। अगर आप केवल टीवी देख रहे हैं या सोशल मीडिया की चैनल्स देख रहे हैं, तो ये आप मान लीजिए कि आपको जो असली खबर है, वो नहीं पहुँच रही है। वैसे ही हमारे देश में राजनीतिक स्थिति बहुत तेजी से बदलती रहती है और खास करके जब मोदी जी हों और अमित शाह हों तो स्थिति काफी रोमांचक बनी रहती है। लेकिन जब से पहलगाम हुआ है तब से हमारे देश पर एक तरह से खतरा भी बढ़ा है और तरह-तरह की खबरें भी उड़ने लगी हैं। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए, काट देना चाहिए। मेरा सिर्फ सरकार से एक गुज़ारिश है कि जैसे जो भी ये लोग हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, इन्हें एक बार आप आर्मी में भर्ती कर लीजिए और जो भी आप कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, इन लोगों को ज़रूर मौका दें अपनी ख्वाहिश पूरी करने का। मोदी जी की इस समय पूरी कोशिश है कि आप लोगों का ध्यान असली मुद्दों पर ना जाए। जो कुछ देश में इस वक़्त चल रहा है, ख़ास करके पहलगाम को लेकर, आप उनसे सवाल बिल्कुल ना पूछें। अब जैसे ही पहलगाम हुआ, मोदी जी दौड़े-दौड़े सऊदी अरेबिया की अपनी ट्रिप कैंसल करके वापस आए और देश में एक तरह का गुस्सा भी बना हुआ है।
और सबको ये उम्मीद थी कि मोदी जी ज़रूर कोई सख्त कदम उठाएँगे पाकिस्तान के खिलाफ। 8 दिन हो गए हैं, कई सारी 8-10 हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स हो चुकी हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की भी मीटिंग हो गई है। यहाँ तक कि राहुल गांधी के साथ भी मीटिंग हुई है और परसों देर रात मोदी जी मोहन भागवत से भी दिल्ली में मिले। लेकिन अभी तक का जो सख्त कदम हम लोगों ने देखा है, वो ये है कि भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को हिंदुस्तान में बैन कर दिया है। 16 से ज़्यादा है ये फिगर। कई ऐसी चैनल्स भी थी जो भारत के समर्थन में बात करती थी, उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। और न केवल पाकिस्तान की चैनल्स को, परसों सुबह 4 पीएम न्यूज़ जो लखनऊ से संजय शर्मा जी की चैनल है, वो भी इंडिया में ब्लॉक कर दी गई है। और 2 यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स डॉक्टर मेंडूसा और नेहा सिंह राठौर, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिए गए हैं क्योंकि ये मोदी जी से डायरेक्ट सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल ये लोग पूछ रहे थे। एक तरह से दोबारा से हम सबको इमरजेंसी की याद आने लगी है। अभी आगे पता नहीं कब कौन-सी हिंदुस्तानी भी चैनल बैन हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। और अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। एक और जो सख्त कदम मोदी जी ने उठाया है पाकिस्तान के खिलाफ, वो है कि उनके जो मिलिट्री हवाई जहाज़ और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी सिविल एयरक्राफ्ट, वो भारत की एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फ्लाइट रेडार ने इसको एनालाइज़ किया है और ये देखा गया है कि केवल एक ही फ्लाइट है जो लाहौर से कुआलालंपुर जाती है, पीआईए की। वो अफ़ेक्ट हो रही है और वो अब घूम के चाइना से जा रही है, लगभग 4-5 घंटे का समय ज़्यादा लग रहा है। और उधर हमारी जो एयरलाइन्स थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है। जितनी भी एयरलाइन्स सेंट्रल एशिया जाती थी, इंडिगो की, वो फ्लाइट्स अब कैंसल कर दी गई हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसल करने के बारे में बहुत बात हो चुकी है। ये सभी लोग अब जान गए हैं कि हमारे पास वो साधन अभी फ़िलहाल नहीं है जिससे हम पानी पाकिस्तान का रोक पाएँगे। तो फ़िलहाल तो वो पानी उसी तरह जा रहा है और रोकने की अगर हम कोशिश भी करेंगे तो इसमें सालों लग जाएँगे और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। वो ऐसी कौन-सी खबरें हैं जो मोदी जी आपसे छिपाना चाहते हैं? पहली तो यही है कि पहलगाम के बारे में वो चाहते हैं कि सब लोग भूल जाएँ और इसीलिए ये कास्ट सेंसस का उन्होंने ऐलान किया है और उस वक़्त पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इसी पर लगा हुआ है। लेकिन बीच-बीच में कुछ चौंका देने वाली खबरें भी आई हैं। चलिए आज के एपिसोड के मुद्दे पर आते हैं कि किस तरह से खबरें आप तक नहीं पहुंच रही हैं और ये आपसे छुपाई जा रही हैं। इन 4 लोगों को शायद ही कोई ऐसा आदमी हो हिंदुस्तान में जो ना पहचानता हो। इनको मैंने नाम दिया है द गैंग ऑफ फोर। ये गैंग ऑफ फोर सेलेक्ट किया था आरएसएस ने, तरह-तरह के इसमें लोग थे, अन्ना हज़ारे छोटे कद के सीधे-साधे इसका एक प्रमुख चेहरा बने, इसी तरह से अरविंद केजरीवाल जो राइट टू इन्फॉर्मेशन में पहले से ही आरएसएस के साथ काम कर चुके थे, ये भी वहाँ इस आंदोलन के साथ जुड़े। बाबा रामदेव योगा गुरु, अच्छी फॉलोइंग थी, ये इनको वहाँ से उठाया गया और आंदोलन में जोड़ा गया और विनोद राय सबसे बड़े देश के जो ब्यूरोक्रेट थे, इन्होंने खूब सारी कहानियाँ गढ़ी और इनकी बात मानी भी गई क्योंकि ये ऑडिटर जनरल थे हमारे देश के। धीरे-धीरे इन लोगों के साथ सिविल सोसाइटी जुड़ती गई, नामी चेहरे थे, किरण बेदी, प्रशांत भूषण और यहाँ तक के जनरल वीके सिंह जो कि उस समय सर्विंग आर्मी चीफ थे, ये भी इन लोगों के साथ जुड़ गए। और ये बात तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि ये बिल्कुल क्लियर था कि ये आंदोलन इतने एक आदमी तो नहीं चला सकता था, ये पूरी तरह आरएसएस द्वारा स्टेज मैनेज्ड आंदोलन था।
इस एंटी करप्शन मूवमेंट की जो हवा चली, उसमें एक के बाद एक स्कैम्स का ज़िक्र होने लगा। एक तरह से ये अनरियलिस्टिक भी था, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि उस समय कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ये सब झूठ है। मई 2024 में ज़रा सुनिए मोदी जी क्या कह रहे थे इन स्कैम्स के बारे में। आप याद करिए 10 साल पहले हमारा देश लाखों करोड़ के घोटाले में शर्मसार था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जहां घोटाले की खबरें अखबार में हेडलाइन न हो। कभी 2G घोटाला, अभी 5G का जमाना है ना, कोई घोटाला सुना है? 2G का घोटाला, कोयले का घोटाला, कभी डिफेंस में घोटाला, कभी सीएजी में घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ में घोटाला, कभी हेलीकॉप्टर में घोटाला, कभी पनडुब्बी में घोटाला, सबमरीन में घोटाला। कांग्रेस ने जल, थल, नभ, धरती से लेकर समंदर से लेकर के आसमान तक हजारों लाखों करोड़ रुपयों के घोटाले 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 करके रखे थे। मैं यहाँ पर बात करूँगा 2 स्कैम्स की। सबसे पहले बात करूँगा कॉमनवेल्थ गेम 2010 का जो स्कैम बोला गया उसके बारे में, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में अभी हाल ही में कोर्ट का क्या जजमेंट आया है। वैसे मोदी जी यहाँ पे जो लंबी लिस्ट गिना रहे हैं स्कैम्स की, उनमें से 2G स्कैम भी डिसाइड हो चुका है और कोल स्कैम भी डिसाइड हो गया है, इनमें से कुछ भी निकला नहीं है। लोगों को फालतू में जेल भेजा गया, वो जेल टर्म भी पूरी कर आए, उनके करियर खराब हो गए और फिर भी मोदी जी ये बार-बार ये बात उठा रहे हैं। इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम में भी जो जजमेंट आया है, उसमें भी ये निकला है कि कोई भी घोटाला उसमें नहीं हुआ है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम में मुख्य आरोपी थे सुरेश कलमाडी और उनकी जो टीम उस समय थी कॉमनवेल्थ गेम जो देख रही थी, उन सबको आरोपी बनाया गया। बीच में शीला दीक्षित जी का भी नाम आ गया था इस स्कैम के अंदर। अब केस ये बना था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे और ऐसा माना गया कि उनकी वैल्यू ज़रूरत से ज़्यादा थी। इसमें लगभग 30 करोड़ का लॉस हुआ था ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को। जिन लोगों के खिलाफ केस बनाए गए थे वो थे सुरेश कलमाडी, वीके गौतम, एके मट्टू और ललित भनोट। जैसे ही इस स्कैम की बात उभरने लगी, मनमोहन सिंह जी ने इसको बहुत सीरियसली लिया और ये केस इमीडिएटली सीबीआई को सौंप दिया था उस समय। लेकिन आपको याद होगा फिर भी कि सुरेश कलमाडी ने ये गेम्स बहुत ही अच्छी तरह कराए थे। इसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफ़ी प्रशंसा हुई थी। 2014 में ही सीबीआई ने इसकी क्लोज़र रिपोर्ट दे दी थी कि इसमें कोई स्कैम नहीं हुआ है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ये रिपोर्ट जाके 2016 में ही कोर्ट ने एक्सेप्ट की थी। लेकिन ईडी का जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो अब भी चलता रहा, उसको अभी जो जजमेंट आई है, उसको आने में 10 साल से ऊपर लग गए। ईडी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में ये कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत कोई भी जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है यानी कि मनी ट्रेल वो एस्टैब्लिश नहीं हो सकी है। तो इस वजह से उनके पास कोई अब केस बनता नहीं है और इसी वजह से उन्होंने ये दरखास्त की कि ये केस क्लोज कर दिया जाए जो अदालत मान गई है। तो 13 साल बाद ये केस जो कि मनमोहन सिंह जी ने जिस केस की इंक्वायरी बिठाई थी, वो अब आके ये क्लोज़ हुआ है और ये साबित हो गया कि कुछ भी इसमें घोटाला नहीं है। और अंत में आज मैं बात करूँगा दूसरे केस की। ये केस है अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील का जो कि एक स्कैम के तौर पर बीजेपी ने ये इस पर शोर मचाया था। इसमें आरोपी क्रिश्चियन मिचेल जो कि मिडलमैन माने जाते थे, इनको 2018 में दुबई से इंडियन गवर्नमेंट ने एक्स्ट्राडाइट किया था
और फिर जब ये इंडिया आए इन्हें अरेस्ट कर लिया था और तब से ये जेल में हैं, ये तिहाड़ जेल में, वहाँ पे इनको लॉकअप में रखा हुआ है। इनकी काफ़ी सारी शिकायतें हैं जेल में जिस तरह से इन्हें ट्रीटमेंट दिया गया। इन्होंने बीच में ये भी याचिका दर्ज की थी कि इनकी जान को खतरा है क्योंकि कुछ ऐसे लोग इनके सेल में आ गए हैं, जिनका बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब इस खबर को मेनस्ट्रीम मीडिया में ने बिल्कुल ब्लैकआउट करके रखा हुआ है, कहीं भी इस पर मैंने आज तक डिस्कशन देखा नहीं है। 4 मार्च 2025 को क्रिश्चियन माइकल को बेल दे दी गई है अगस्टा वेस्टलैंड केस में। मैं इस केस का डिटेल यहाँ नहीं बताऊँगा, ये काफ़ी लंबा है, ये कंपनी भी तब से बंद हो चुकी है। तथाकथित जो ब्राइब दिए गए थे वो उसकी रिकवरी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन माइकल को जेल में बिठा के रखा हुआ है। खैर इनको बेल मिल गई है, लेकिन आप देखिए कि क्रिश्चियन माइकल ने को जब बेल दी गई, तो उन्होंने क्या कहा? क्रिश्चियन माइकल ने जब उन्हें बेल दी गई, तो उन्होंने जज को कहा कि मैं ये बेल एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं ये प्रेफ़र करूँगा कि मैं अपना पूरा सेंटेंस यहाँ जेल में पूरा करूँ और फिर अपने देश वापस चले जाऊँ। और कारण उन्होंने इसका ये बताया कि अगर वो बाहर आएँगे, तो उन्हें अपनी जान का खतरा बना रहेगा और उन्हें दिल्ली में ही रहना पड़ेगा क्योंकि बेल की कंडीशंस ऐसी हैं कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो मोदी जी के सरकार के अंदर ईडी का कुछ ऐसा हाल है कि वो जो मोदी जी घोटाले पे घोटाला बोल रहे हैं, 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, हेलीकॉप्टर स्कैम, किसी में भी ईडी जो आरोपी व्यक्ति है, उसको अभी तक वो सज़ा नहीं दिला पाए हैं और सारे केसेस क्लोज़ हो गए हैं, यानी कि इन केस में कुछ मिला नहीं है। इधर क्रिस्टियन मिचेल जैसे विदेशी आदमी को 6 साल से जेल में रखा हुआ है, अभी तक चार्जशीट भी नहीं बनी है। वो कब जाके उनका ट्रायल होगा, ये भी पता नहीं है। एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।